हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 26 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि केरल राज्य भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। आरबीआई के एक परिपत्र के अनुसार अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को बैंकें अब .बैंक.in से कर रहे हैं इंटरचेंज, और उसमें पीएनबी सबसे पहले आया है। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की बात की गई है। इनमें से 3 खेले जाएंगे इसी साल: एशियाई एक्वाटिक चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप और एएफसी अंडर-17 एशियाई कप। इसके अलावा एआईबीडी कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया भारत को। भारतीय सेना ने असम में अभी समन्वय शक्ति अभ्यास किया। योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। भारतीय चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है सुशील कुमार लोहानी को और डी आनंदन को। सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं और पीएम मोदी नई दिल्ली में 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। ट्रंप ने सर्जियो गोरे को भारत में अपना अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने नेक्स्ट जनरेशन के लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस से समझौता किया है जेट इंजन बनाने को लेकर के। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी भेज दी जाती है, तो यहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। रोजाना 9 PM पर आपको पीडीएफ भेज दी जाती है। आप 9 बजे रात को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, शुरू करें। पहला क्वेश्चन, आईएमडी के अनुसार विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईएमडी की ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये बहुत पूछी जाती है। कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। इसमें भारत इस बार 41वें पायदान पर आ गया है। 41वें पायदान पर आ गया है 2025 में। पिछली बार 2024 में भारत था 39वें पायदान पर। ठीक है, इस बार भारत 41वें पर आ गया है, यानी 2 स्पॉट जो है वो गया हुआ है। स्विट्जरलैंड ये फर्स्ट स्पॉट पर बना हुआ है, अपना पहला स्थान ये जारी रखा है। दूसरे पर सिंगापुर है, तीसरे पर हांगकांग है और भारत 41वें पर इस बार है। टोटल 69 देशों को शामिल किया गया था आईएमडी की इस ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। आईएमडी बोले तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, ये बहुत बड़ी संस्था है, इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है हर साल। क्लियर, तो याद रखना, इसे इंपॉर्टेंट है। अब पिछले दिनों में कुछ और इंडेक्स आए हैं, उनका भी रिवीजन करते हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स के मामले में भारत तीसरा स्थान रखता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स ये पूछा जाता है, 115वें स्थान पर भारत वैश्विक शांति सूचकांक में आ चुका है। वैश्विक सतत विकास यानी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में इसमें भारत 99 पर है, टॉप 100 में पहली बार आया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में सर्वाधिक संस्थानों के मामले में चौथे पर भारत है। आईईए विद्युत उत्पादन की रिपोर्ट में तीसरे पर भारत है। एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में इसमें 71वें पर हैं हम लोग। और ग्लोबल ये एनर्जी ट्रांजैक्शन को हिंदी में कहेंगे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में ये 131वें पर है भारत। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई इंपॉर्टेंट ये भी होता है, इसमें भारत 10वें पर है। यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक, इसमें 130वें पर है भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका। अगला, डीआरडीओ ने कहां पर पहली एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने अभी ओडिशा से किया है परीक्षण अपनी पहली एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड वायु रक्षा प्रणाली, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। मैं इसके बारे में कई बार आपको बता चुका हूँ। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम मतलब क्या हुआ, जैसे अपने पास एयर डिफेंस सिस्टम है तरह तरह के। एक तो है S-400 जो हम लोगों ने रसिया से खरीदा था, S-400। इसके बाद जिसको हम लोगों ने आगे चल करके सुदर्शन चक्र नाम दिया, ठीक है ना, क्या नाम दिया? सुदर्शन चक्र। कई कई अगर आपसे सुदर्शन चक्र पूछा जाएगा किसको नाम दिया गया है, तो आप बताना S-400 मिसाइल को। लेकिन अब हम लोग सुदर्शन चक्र में ही इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्या चीज़ें इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग? अपना जो स्वदेशी आकाश तीर है ना, आकाश तीर और भार्गवास्त्र,
इनको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे इंटीग्रेशन से आप देखो S-400 जो है ये लॉन्ग रेंज के लिए है। लंबी रेंज की अगर मिसाइल से कोई अटैक करता है तो उसको डिफेंस करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम क्या है कि एयर में ही डिफेंस कर दो, एयर में ही अपने आप को डिफेंस कर लो, तो वही है एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये सभी जो हैं ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम है। तो S-400 जो लॉन्ग रेंज मिसाइल को कवर करता है कि अगर कोई लंबी दूरी की मिसाइल आ रही है तो उसको 400 किलोमीटर की रेंज में ही डिटेक्ट करके मार दो, वहीं पर हवा में ही खत्म कर दो। आकाश तीर जो है ये मिड रेंज की मिसाइल को, जो क्रूज लेवल की मिसाइल आती हैं उनको ये समाप्त करता है, उनको ही उनसे भारत को डिफेंड करता है। भार्गवास्त्र क्या है, जो ड्रोन अटैक्स होते हैं ना, बंच में ड्रोन अटैक होते हैं, उन ड्रोन अटैक्स को रोकने का काम भार्गवास्त्र करेगा। इसमें छोटी छोटी मिसाइलें लगी होती हैं और वो जा करके करती हैं अटैक, ठीक है, ड्रोन्स पर। तो ये है मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अपना, कई लेयर में, तीनों लेयर मैंने आपको बताया। तो इसका परीक्षण किया है अभी DRDO ने ओडिशा के तट पर। इसमें क्विक रिस्पांस का ये QRSAM है, सरफेस टू एयर मिसाइल, VSHORAADS है, लेज़र आधारित निर्देशित गाइडेड ऊर्जा हथियार है। तो लेज़र गाइडेड भी है, जो मतलब कि मिसाइल कोई लॉन्च ही नहीं करना पड़ेगा, लेज़र से ही टारगेट कर करके करेगा। तो इस प्रकार का ये एकीकृत एकीकृत एयर डिफेंस सिस्टम है अपना। DRDO ने इसको विकसित किया है और केंद्रीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र और नियंत्रित है ये। DRDO की बात करें तो 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी। समीर V कामत इसके अध्यक्ष हैं, मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्लियर है ना। अभी जो DRDO ने परीक्षण किया है वो ये वाली मिसाइलों का को इंटीग्रेट करके अपना डिफेंस सिस्टम बनाने का परीक्षण किया है, ठीक है। अब उड़ीसा आया है, उड़ीसा के बारे में जान लो। उड़ीसा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कई दिन हो गए हैं तो आज इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होती है। मोहन चरण मांझी BJP पार्टी से यहाँ के CM हैं। कम्हमपति हरि बाबू ये यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर चिल्का झील है। चिल्का झील जब भी आता है मैं आपको 3 फैक्ट बताता हूँ। सबसे पहले तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। दूसरा, ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है, नोट डाउन करते रहो, भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील ही है। तीसरा, ये खारे पानी की लैगून झील है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसके अलावा फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है और सबसे बड़ी लैगून झील है खारे पानी की। अंसुपा झील भी है यहाँ पर, कांजिया झील भी है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, चंदका हाथी बिहार है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। यहाँ पर 30 जिले पड़ते हैं उड़ीसा में, 147 विधानसभाएं हैं, सीटें हैं और 21 सीट जाती है लोकसभा में, 10 सीट जाती है राज्यसभा में। उड़ीसा अगर आप बॉर्डर देखोगे ना तो ये किससे किससे अपना बॉर्डर लगा रहा है, देखिए आप, ये अपना बॉर्डर लगाता है नीचे आंध्र प्रदेश से, इधर तेलंगाना से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से और इधर वेस्ट बंगाल से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको हाल ही में प्रधानमंत्री का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। प्रधानमंत्री का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA वो अजीत डोभाल है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के जो निजी जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी नियुक्त किए गए हैं अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये आप इससे पहले CRPF में सुनते थे, ITBP में इनका नाम सुनते थे और इनके ये पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। लेकिन PM मोदी की एक खास बात है कि जो टैलेंटेड पर्सन होते हैं वो अपने पद से अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अगर रिटायर हो जाते हैं, है ना, तो उनको कोई न कोई पद दे करके अपने पास रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा RBI के गवर्नर, RBI के पूर्व गवर्नर जो अभी थे शक्तिकांत दास, वो देखो कितनी बार सम्मानित किए गए दुनिया भर के बैंकों में कि कोविड के दौरान उन्होंने कैसे RBI को मैनेज किया और जिस वजह से भारत की इकोनॉमी बुरे प्रभाव से होने से बची। जब वो रिटायर हुए, अभी नए RBI के गवर्नर बने, तो उनको PM मोदी ने अपने पास बुला लिया, अपना निजी वो बना लिया। अब इसके बाद फिर यहाँ पर ये अनीस दयाल सिंह ITBP में और CRPF में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, इनको बुला लिया गया। ऐसे ही S जयशंकर को देख लो, सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, विदेश मंत्री, ये भी यहाँ पर विदेश सचिव के रूप में, राजदूत के रूप में काम करके अपना कार्यकाल वगैरह पूरा करके रिटायर हो चुके थे। उसके बाद इनको बुला लिया गया और विदेश मंत्रालय दे दिया गया, है ना। तो ये एक अच्छी खूबी होती है किसी भी टीम लीडर की कि कोई टीम अपना मजबूत करके रखे। जितने टैलेंटेड पर्सन होंगे आपके टीम में उतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपको होगा।
अब ये सब कहाँ बैठेंगे, ये सब पीएमओ में होंगे। पीएमओ जो प्रधानमंत्री ऑफिस है ना, उसके ये सब हिस्सा होंगे। तो जब भी कोई अगला स्ट्रेटेजिक मूव लेना होगा, चाहे देश के अंतर्गत, चाहे पाकिस्तान के ऊपर, चाहे चाइना के ऊपर, तो फिर इन सब की क्या होगी, राय ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी कोई डिसीजन लेते हैं तो सिर्फ अपने मन से जो भी मन में आया कर दिया और वो एकदम भगवान है, ऐसा है कि जो भी बोलेंगे वो बहुत परफेक्टली ऐसे होता जा रहा है। वो क्यों होता जा रहा है, कारण ये है उनकी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है। आप देखो इनकी टीम में और कौन कौन है। राजेंद्र खन्ना, ये अतिरिक्त एनएसए हैं, ये पूर्व रा प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी टीवी रविंद्रन, पूर्व आईएफएस अधिकारी पवन कपूर, ये सेवारत उप एनएसए हैं वर्तमान में। ऐसे ही और भी देखो आप, जो भी आप देखोगे इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी इनके पास देखिए 30 साल का अनुभव है। तो ये होता है कि ये सब पीएमओ में बैठते हैं और फिर जब वही डिसीजन आता है कि क्या करना है भाई, अचानक से अटैक कर दिया पाकिस्तान ने, अब क्या करना है, किस प्रकार से जवाब दिया जाए, तो इन सबको बुलाया जाता है, बिठाया जाता है। उसके बाद फिर अच्छे से फिर डिस्कशन होता है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, चलिए। हरियाणा में कितने सप्ताह के लिए स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान स्वच्छता मिशन का शुभारंभ किया गया? अभी हरियाणा सरकार ने 11 सप्ताह के लिए स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान नाम से एक स्वच्छता मिशन का शुभारंभ किया हुआ है। यहाँ पर देखिए वहाँ के सीएम नायाब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। ये हरियाणा को क्लीन करने के लिए है। ठीक है, तो स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान है ये, और कुरुक्षेत्र को भारत का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाना ये उद्देश्य है। अभी आपने देखा ना, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है कि कुछ विदेशी रह रहे हैं, गुड़गांव की शायद वीडियो है, कुछ विदेशी रह रहे थे जहाँ पर आसपास में, तो वो आसपास इतना कूड़ा करकट गंदगी देखते थे, तो एक दिन उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो खुद से ही साफ सफाई करते हैं। तो वो 4-5 विदेशी नागरिकों का वीडियो है जो खूब चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, वो लोग खुद जा करके साफ सफाई कर रहे, कूड़ा उठा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना, कम से कम कि मतलब कि इंडियंस को तो ये तो सोचना ही चाहिए कि भाई चलो 11 सप्ताह तक, ये 24 अगस्त से 7 नवंबर तक 2025 तक ये शुरू करने की बात की गई। शायद इसी वजह से आनंद फानन में इन्होंने शुरू किया है इस चीज़ को कि चलो अब आँख खुली है विदेशियों को देख के ही कम से कम। हरियाणा की बात करें अगर, तो हरियाणा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नायाब सिंह सैनी बीजेपी पार्टी से सीएम है और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। चंडीगढ़ राजधानी होती है। सूरज कुंड याद रखना, यहाँ से पूछा जाता है। सूरज कुंड, ब्रह्म सरोवर, दमदम झील, सोहना झील, वसई वेटलैंड, बड़खल झील, ये प्रमुख यहाँ की झीलें हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बने भी हैं। सांग नृत्य है, फाग नृत्य है, खोरिया नृत्य है। 22 जिले हैं यहाँ पर, 90 विधानसभा में सीटें हैं, 10 लोकसभा में और 5 सीट यहाँ से राज्यसभा में जाती है। अगला, सीआईएसएफ ने किस राज्य में पहली महिला कमांडो यूनिट की स्थापना की या शुरुआत करी? तो सीआईएसएफ ने बहुत दिनों से अनाउंस किया था कि हम पहली ऑल विमेन कमांडो यूनिट स्थापित करेंगे और अब ये ट्रेनिंग देना शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में स्थापित करेंगे और मध्य प्रदेश में इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस। सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स में बाकायदे पूरी की पूरी बटालियन जो होगी, पूरी की पूरी एक यूनिट जो होगी, महिला कमांडो की होगी। और ये यूनिट अभी मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बरवाहा में ट्रेनिंग ले रही है, प्रशिक्षण इनका चल रहा है। 30 महिला कार्मिक हैं, 8 सप्ताह का उन्नत पाठ्यक्रम ले रही हैं और उसके बाद से फिर ये कमांडो क्विक रिस्पांस टीम में या फिर स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल होंगे। ये क्यूआरटी है, क्यूआरटी जिसे क्विक रिस्पांस टीम कहते हैं, और ये है एसटीएफ यानी महिला एसटीएफ टीम और क्यूआरटी टीम बनेगी। अगर हम लोग सीआईएसएफ की बात करें तो 1969 में स्थापना हुई थी सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस की। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, महानिदेशक हैं आरएस भट्टी। क्लियर है। अगला, हाल ही में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ था? ये हुआ था डल झील में, श्रीनगर में। मैंने आपको बताया था ना, तो डल झील श्रीनगर में पहली बार आयोजित हो रहा है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल। तो देखो, पहला खेलो इंडिया बीच गेम जो हुआ था वो दमन दीव में हुआ था। यहाँ पर पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट है। ठीक है, तो ये वाला हुआ था जम्मू कश्मीर में और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीता है मध्य प्रदेश ने। अभी संपन्न हो चुका है, तो मेडल की लिस्ट आई है टेबल, उसमें मेडल टेबल में टॉप किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने टोटल 18 मेडल जीते हैं, 10 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। दूसरे पर उड़ीसा है जिसके 10 मेडल हैं टोटल,
केरल के 7 मेडल हैं, तीसरे पर हैं। तो इसमें कयाकिंग, कैनोइंग, इनमें अपना दबदबा बनाते हुए 4 पदक जो है, स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश ने सभी जीते हैं इन दोनों इवेंट में। टोटल 10 गोल्ड जीते हैं। तो डल झील में हुआ था, 3 दिवसीय था। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर खेल परिषद के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला, अगस्त 2025 में किसको भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, इसके एक बार फिर से अध्यक्ष बन गए हैं, लगातार चौथी बार अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। अजय सिंह ये अध्यक्ष एक बार फिर से अपॉइंट किए गए हैं। देखिए, री इलेक्टेड बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट फॉर द थर्ड स्ट्रेट टीम, ये तीसरी बार लगातार बने हुए हैं। ठीक है, तीसरी बार, चौथी बार नहीं, तीसरी बार लगातार बने हुए हैं। 21 अगस्त को बने हैं। ये जसलाल प्रधान को हराए हैं इस मतलब चुनाव में इनके। अजय सिंह वैसे स्पाइस जेट के एयरलाइन के ये प्रबंध निदेशक भी हैं, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। स्पाइस जेट को भी देखते हैं और इसको भी देखते हैं, मुक्केबाजी महासंघ को भी। प्रमोद कुमार महासचिव बने हैं और पोन भास्करन इनको बनाया गया कोषाध्यक्ष। तो मेन तो यही है, अजय कुमार ही आपको याद रखना है। अगला, कुछ और नियुक्तियां जो पिछले दिनों में हुई, जैसे सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर, अजय कुमार भल्ला नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार पाए हैं। ठीक है, एस राधा चौहान क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। राजीव आनंद इंडसइंड बैंक के एमडी सीईओ, प्रत्यय अमृत बिहार के नए मुख्य सचिव, शशि प्रकाश गोयल यूपी के नए मुख्य सचिव, डॉक्टर ए राजराजन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक, डॉक्टर मयंक शर्मा वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा नियुक्त किए गए। क्लियर। अगला, हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो अभी हाल ही में साथियों दिग्गज एक बैट्समैन रहे चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने कई बॉलर्स की नींद हराम कर दी थी अपने बैटिंग के दौरान, थका डाला था, और ये जो हैं अब संन्यास ले रहे हैं। द्रविड़ का दूसरा नाम कहा जा रहा था, तो जैसे एक टाइम पर द्रविड़ द दीवार रहा करते थे, इस जनरेशन में चेतेश्वर पुजारा रहा करते थे। ये जबरदस्त टेस्ट प्लेयर थे। अब इन्होंने अपने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपने आप को अलविदा कह दिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है। 2010 में ये डेब्यू किए थे, 103 टेस्ट मैच खेले थे भारत के लिए, 5 वनडे मैच खेले थे। इसमें 7,195 टेस्ट रन इन्होंने बनाए, 19 शतक और 35 अर्धशतक इन्होंने बनाए। रन थोड़ा कम बनाते थे, लेकिन काफ़ी अच्छा इनका वो रहता था, मतलब एक भरोसेमंद खिलाड़ी हुआ करते थे। खड़ा कर दो अगर तो फिर भरोसेमंद नंबर 3 भी इनको कहा जाता था। खैर, 2023 का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था वो इनका आखिरी मैच था। भारत वो फाइनल हार गया था, ऑस्ट्रेलिया जीता था, लेकिन उसके बाद से फिर इनको मौका नहीं मिला था। अगर हम लोग पिछले दिनों में इस्तीफा और संन्यास का रिवीजन करना चाहें तो गीता गोपीनाथ ने आईएमएफ से इस्तीफा दिया, आंद्रे रसेल वेस्टइंडीज ऑलराउंडर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इस्तीफा दिए, ललित उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संन्यास लिए, लिंडा याकारिनो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के सीईओ पद से इस्तीफा दिए, और निकोलस पूरन ये वेस्टइंडीज के बल्लेबाज थे, इन्होंने संन्यास लिया, पीयूष चावला ने संन्यास लिया, विराट कोहली ने लिया, श्री कृष्णन हरि शर्मा कर्नाटक बैंक के एमडी सीईओ से इस्तीफा दिए, शेखर राव कर्नाटक बैंक के कार्यकारी निदेशक पद से इस्तीफा दिए। क्लियर। अगला, किस देश ने ओमान की खाड़ी में सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ओमान की खाड़ी में एक परीक्षण किया गया है ईरान के द्वारा। ये परीक्षण एक्चुअली में एक एक्सरसाइज टाइप का था, कई सारे परीक्षण थे इसमें। सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल का परीक्षण किया है, ईरान ने किया है। ईरान ने इजराइल को जवाब देने के लिए ये परीक्षण किया है। इजराइल धमकियां दे रहा था कि वो ईरान पर फिर से अटैक करेगा, आगे आने वाले दिनों में कर सकता है। ईरान ने भी बीच में धमकियां दी कि हम फिर से अटैक करेंगे, अपनी ताकत के साथ आएंगे, अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने इन्हीं बीच अपनी नेवी को यहाँ सामने लाते हुए एक प्रकार से अपनी नेवल पावर को शो किया है कि देखो हमारी नेवी भी है और हम नेवी से किस प्रकार से अगला अटैक कर सकते हैं। तो ओमान की खाड़ी में इन्होंने किया है। अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो देखिए, मैप में आप देखोगे तो जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, ये रहा ईरान, ठीक है, ये रहा ईरान, और ये रही ओमान की खाड़ी। ये ओमान है, ओमान की खाड़ी है। अब आप सोचो ओमान की खाड़ी में यहाँ पर एक तो गल्फ ऑफ हॉर्मुज, मैंने आपको एक दिन वीडियो बनाया था कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज को इसने बंद कर दिया था बीच में जब वही युद्ध चल रहा था। तो अब आप सोचो कि जब ईरान यहाँ पर परीक्षण कर रहा है, फिर उसके बाद वो चाहे तो यहाँ तक आ सकता है, भाई ये भी तो यहाँ पर ईरान का ही तो लगता है टेरिटरी। अगर यहाँ से वो नेवी से अटैक करेगा
यहाँ पर, ठीक है, इजराइल पर, तो वो और ज़्यादा क्षति पहुंचा पाएगा इजराइल को। अब तक तो अपने लैंड एरिया से वो अटैक कर रहा था, यहाँ से मिसाइल अटैक करा करता था, लेकिन जब नेवी एरिया से भी करेगा तो भी इजराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और आपने देखा जब अभी इजराइल ईरान का युद्ध बीच में हुआ था, तो उस टाइम पर ईरानी मिसाइलों का तोड़ इजराइल के पास था ही नहीं। बहुत सारी मिसाइलें थी जो जा कर के गिर रही थी, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल यूज़ कर रहा था ईरान। खैर, ईरान की बात करें तो राजधानी तेहरान है, राष्ट्रपति मसूद पजेस्कियन है और रियाल यहाँ की करेंसी होती है। अगला, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक अंडर 21 और अंडर 18 का खिताब किसने जीता? तो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप अभी हुआ और इसमें भारत ने ये दोनों खिताब जीत लिया है, अंडर 21 का और अंडर 18 का। तीरंदाजी की जब भी बात आती है तो भाई भारतीय तीरंदाज काफ़ी एडवांस है, तीरंदाजी में हम लोग का कद अच्छा है इंटरनेशनल गेम में। तो कंपाउंड पुरुष अंडर 21 टीम ने जर्मनी को हराया और अपना पहला जूनियर विश्व खिताब जीता, जिसमें टीम में कुशल दलाल, मिहिर अपार, गणेश मणिरत्नम थे। कंपाउंड पुरुष अंडर 18 टीम में भी अमेरिका को हरा करके भारत ने गोल्ड जीता। इसमें मोर्टिन डागर, योगेश जोशी और देवांश सिंह थे। इसका आयोजन किया गया था कनाडा में और भारत ने दोनों ही इवेंट जीत लिया है, ठीक है, 16 से 24 अगस्त के बीच में। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, टू द पॉइंट हमने बात किया है, केवल यहाँ कंटेंट की बात होती है। तो आप जो है अगर केवल पढ़ना चाहते हैं, केवल कंटेंट से मतलब रखना चाहते हैं तो आइए और यहाँ पर वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। अगर आप टीचर्स की लड़ाई देखना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी देख सकते हैं, रील देख सकते हैं, टाइम बर्बाद कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, बाद में फिर एज रिलैक्सेशन के लिए फिर से धरना दे सकते हैं। अभी समय है तो आप जो है कंटेंट पर ध्यान दीजिए, केवल पढ़ाई पर फोकस कीजिए, फर्जी बातों में मत आइए। मैं वीडियो बनाने वाला था लेकिन इन लोग की ये हरकतें बार बार होती चली जा रही है। ये लोग बस केवल कंट्रोवर्सी करते हैं, 100 150 200 रील बनाते हैं और उसके बाद फिर अपना चेहरा चमका करके कोर्स बेचकर निकल जाते हैं। इसी वजह से अब हमने डिसीजन लिया है कोई भी इस प्रकार की वीडियो नहीं बनाएंगे जब तक कोई जेन्युइन वो ना आ जाए। खैर, आप लोग को जो भी कहना हो कहो इस बात मुद्दे पर, लेकिन दिमाग मेरा बहुत ख़राब है। अब कोई भी इस प्रकार की कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह की कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं फर्जी में अपना वो नहीं लॉस करूंगा। इन लोग के पास तो 100 150 500 लोगों की टीम है, इनके टीचर्स जो होते हैं वो अपना क्लास लेते रहते हैं, अपना आकर के इधर उधर का कंट्रोवर्सी करेंगे, कहेंगे आओ तुम आओ तुम आओ तुम आओ। उसके बाद फिर इनके यहाँ कोई चैनल बंद नहीं होता है, चैनल पर टीचर्स वीडियो बनाते रहते हैं। ये अगर मेन चेहरा है तो फिर यहीं ये अपना इधर उधर की वीडियो बनाएंगे। लेकिन हम लोग का क्या, हम लोग जो सिंगल टीचर हैं उनका क्या, जिनको सब कुछ देखना होता है। खैर जो भी हो, अब तो बस सोच लिए हैं, चाहे जो भी कमेंट करे, चाहे जो ये लोग कमेंट करवाएं अपनी टीम से, 50 50 60 लोग ऐसे ही रखे रहते हैं कि जो जिनको बस जा करके दिन भर में दूसरे के यहाँ जाकर कमेंट करवाना रहता है। फिलहाल मजाक बना करके रख दिए हैं स्टूडेंट का ये लोग। लास्ट डे के क्वेश्चंस की अगर बात करें, 1984 में कहाँ पर भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी? कोलकाता में चली थी। भारत में कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? झारखंड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आज के लिए है आपका, भारत का पहला पूर्णतया डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? दूसरा, भारत किस वर्ष विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।